छह द्रव्यों को जानते हैं? जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, किसी से पूछ लीजिए आप। छह द्रव्य। हाँ, लता जी बताइए। जी, जीव अजीव, धर्म अधर्म, काल आकाश। जीव अजीव, धर्म नहीं नहीं, अधर्म, काल क्रम आकाश। क्रम से बोलिए ना। जीव जीव अजीव अजीव, नहीं होता, अजीव नहीं है। जीव, उद्गत, उद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। काल। जी, इसमें से काल जो है वो पंचास्तिक आय में नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, काल काल द्रव्य जो है वो अस्तिकाय नहीं है। नहीं है। ठीक है ना, इसलिए पांच अस्तिकाय हैं। जी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ठीक है ना, ये पांच जी, द्रव्य जो हैं वो अस्तिकाय कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुप्रदेशी होते हैं। और काल द्रव्य जो है वो अलग एक अलग एक एक प्रदेश का होता है, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा है। ठीक है। हाँ, ये बेसिक प्रश्न है अपनी, मतलब ये जैन सिद्धांत का मुख्य वो है। छह द्रव्य हैं, सात तत्व हैं, ठीक है ना, ये नौ पदार्थ हैं, इस तरह की ये चीजें तो बेसिक हैं, तो इनको अपन लोगों को बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब प्रसंग आया तो मैंने इसलिए आप लोगों से पूछ लिया। तो आचार्य कुंद कुंद ने बहुत अच्छा इन पांच अस्तिकायों का, और काल द्रव्य का भी है इसमें, मगर पांच अस्तिकायों का और द्रव्यों का बहुत अच्छा विस्तार से विवेचन किया, बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया और बड़ा वैज्ञानिक है। ये जो पांच अस्तिकाएं हैं बहुत ही साइंटिफिक, ये वो है तत्व है, पदार्थ। ठीक है ना, द्रव्य। ठीक है ठीक है गुरुजी, आप। आज की कक्षा शुरू करें। हाँ हाँ। हाँ। सो गुरुजी, पिछले क्लास में हमने संख्याओं को प्राकृत भाषा में कैसे बोला जाता उसके बारे में देखा था। हाँ, और 25 तक पढ़ लिया था। हाँ, और आज 50 तक दिखने वाले। हाँ हाँ, तो देख लीजिए आप लोगों ने, मेरी समझ में सभी लोग कक्षाओं के बाद भी थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर करते होंगे, और जो थोड़ा बहुत अभ्यास करेगा वो उसको बहुत जल्दी प्राकृत आएगी। तो देख लें, हम लोगों ने 25 एक से लेके 25 तक की संख्या को देखा था उस बार, और अब देखेंगे 26 से लेके 50 तक। हमने पहली वाली संख्या में 1 से लेके 25 तक की संख्या में लगभग 75% ऐसे शब्द हैं जो आज हिंदी में या दूसरी भाषाओं में, चाहे मराठी में हो चाहे हिंदी में हो, ये ओरिजिनल रूप में प्राकृत के रूप में ही प्रचलित हैं। अब आगे भी देख लेंगे। देखिए 26 है तो 26 के लिए 26 ही बोलते हैं। 26 से जो है उसके लिए देखिए 26 जो है, हम लोग बिल्कुल जैसे अगर हिंदी में उस गिनती को पढ़ते हैं तो 26 शब्द को बिल्कुल शुद्ध प्राकृत शब्द है। और 27 के लिए 27 या 27, 28 के लिए 28 और 28। देखिए 28 माने 20 और 8, 28 हो जाते हैं। और उस बार भी यहाँ पे आया था, ये जैसे 19 के लिए आया था पहले, ए गुण 20। तो अब है ये यहाँ पर 29 के लिए ए गुण 30, यानी एक ऊन, ऊन माने होता कम, एक कम 30 माने 29, 29। उसके बाद देखो 30 शब्द जो है, जैसे 26 को हम पूरा प्राकृत में भी बोलते हैं, उसी प्रकार 30 को भी हम लोगों ने प्राकृत ही के रूप में ही बोलते हैं। और इसके बाद आता है 31। देखिए थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइए, तो देखो एक एक मिला लिया और 30 हो गया, तो 31 हो गया। फिर 32, फिर 33। देखो 33 को भी आज ही इसी तरह से बोलते हैं, 33। 34, 34 देखो बोलते हैं ना, 34 को 34। और 38, 36, देखिए बिल्कुल शुद्ध प्राकृत शब्द है 36। 37, 38, एगुण 44, यानी एक कम 40, 39, 39। और इसी प्रकार से 44 या 40, देखो 40 शब्द भी बोलेंगे तो भी वो शुद्ध प्राकृत है। फिर
44 या 140 ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर 42 हम लोग 42 को 42 ही हिंदी में बोलते हैं, और ये प्राकृत वो शुद्ध हम लोग 42 हिंदी में भी बोलते हैं। तो यानी हम लोग प्राकृत ही बोलते हैं सामान्यतः। फिर 43, फिर 44, फिर 45, 45, बहुत अंतर नहीं है प्राकृत और हिंदी में। 46 देखिए ये आगे आई, 46 या 46, देखो बिल्कुल उसी तरह का शब्द है। फिर 7 44, फिर 8 44, 48 के लिए। फिर आ गया एक गुण 50 यानी 49, 49, और 50 के लिए 50। इस तरह से हम लोगों का ये विचार है कि ये संख्या भी हम लोगों को सीखना चाहिए, और इस माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि देखो हम लोग कितनी, ये जो संख्या है, ये संख्या वस्तुतः प्राकृत ही है जो हम लोग रोज उच्चारण करते हैं। थोड़ा सा अंतर आ जाता है क्योंकि इतना सफर, इतनी लंबा काल हो गया, तो देखिए लंबे समय के बाद शब्द भी घिसते हैं माने कम होते जाते हैं, कुछ कुछ बदलते जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ हम लोग इस गिनती के माध्यम से, संख्या के माध्यम से भी समझ रहे हैं कि ये प्राकृत में कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, और आज भी हम प्राकृत बोल रहे हैं। ये आप लोग बड़ा ध्यान रखेंगे इसको। और मैंने उस बार कहा था आपसे कि 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 ये जो संख्या है, इसके बाद हम लोग जो अपनी लोक भाषा में, या जो अपनी जो जिस भाषा में बोलता है, उसमें ये जरूर सोच करेंगे या देखेंगे या उसकी सर्च करेंगे कि हम लोग उस भाषा में जो रोज हम लोग बोलते हैं उसमें कितनी प्राकृतिक है। तो मैंने उस बार आपसे कहा था कि आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बार ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसमें जितने प्राकृत के शब्द आपको मिले, उनमें कम से कम 5 शब्द आप लोग चयन करिए कि देखो ये भी हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। तो 5 शब्द अगली वाली कक्षा में हम पूछेंगे कि किसने ऐसे शब्द खोजे हैं। थोड़े बहुत अंतर रहे तो भी वो चलेगा, मगर 5 शब्द ऐसे जरूर निकालें कि वो प्राकृत के हैं, जिस भाषा में, चाहे मराठी बोलते हो, चाहे गुजराती बोल रहे हो, चाहे चाहे बुंदेली बोल रहे हो, चाहे कहीं हिंदी बोल रहे हो, तो उनमें 5 शब्द आप ऐसे जो खोजिए, चाहे संख्या के भी शब्द देख लीजिए कि हम लोग 5 ये शब्द प्राकृत के बोल रहे हैं, पर हमें पता नहीं था कि ये प्राकृत के शब्द हैं, और अब हम प्राकृत पढ़ रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि यार हम लोग तो वाकई में प्राकृत का शब्दों का प्रयोग मतलब करते हैं। एक एक आपको उदाहरण बताऊं, बच्चे लोग ज्यादातर जो तोतली भाषा में बोलते हैं वो ज्यादातर प्राकृत में निकलती है। मैंने एक बार, मुझे याद है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी सठखंडागम की वाचना करते थे आज से 15-20 साल पहले, और बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे। तो मैं भी उसमें सम्मिलित था। तो जहां पर जिस स्थान पर वाचना हो रही थी, मैं उसमें अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका था। तो एक बच्चा जो छोटा था, तोतली भाषा में बोलता था, तो वो कह रहा है अपने पापा से कि पापा छक्खंडागम की वाचना होना है, चलना नहीं है। यानी सठखंडागम को सठ छक्खंडागम ही प्राकृत में बोलते हैं। अब वो बच्चा भी यही बोल रहा था। यानी हम लोग ये देखते हैं कि बचपन में जो भाषा बोलते थे हम लोग, जो बोली बोलते थे, वो अधिकतर प्राकृत ही रहती है। तो हम लोगों को ये पहचान करना है कि हम लोग कितनी प्राकृत का प्रयोग करते थे और हमें पता नहीं था। तो कम से कम आप लोग अगली कक्षा में जो होगी उसमें 5-5 शब्द ऐसे छांट करके बताएंगे, और नील भाई से कहेंगे कि आप जो हाथ आएंगे सब लोग, जो जो ऐसे 5 शब्द जिन्होंने लिखे हैं, तो उनसे हम पूछेंगे 5 शब्द। ठीक है ना? धन्यवाद। अब आगे देखें। ये
पिछली कक्षा को मैं थोड़ा कंटिन्यू रखता हूँ। पिछली कक्षा में हमने लोट प्रकार यानी विधिलिंग, विधि और आज्ञार्थक शब्दों के विषय में पढ़ा था कि किस प्रकार की क्रियाएं आती हैं। तो हम लोगों ने ये अनुवाद भी किए थे उत्तम पुरुष की, कि मैं कब घर जाऊं, इसी तरह से सब लोगों ने पढ़े भी थे। अब नेक्स्ट इसमें हम मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इनको देखेंगे। तो नेक्स्ट उसको देख लें। देखिए ये है मध्यम पुरुष। तो अब मध्यम पुरुष में एक वचन में आज्ञार्थक और विधि सूचक शब्दों में क्रियाओं को किस तरह से प्रयोग करती है इसमें देख लें। देखिए ये है कि तुम में एक वचन में मध्यम पुरुष सब लोग जानते हैं कि तुम ही आता है, तुम के लिए मध्यम पुरुष। देखिए मैं के लिए उत्तम पुरुष, तुम के लिए मध्यम पुरुष और वह के लिए अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। सब लोग अब तक इतनी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हम नील भाई चाहेंगे कि मैं ना पढ़ूं और आप सब लोगों से पढ़वाइए। सबके सामने स्क्रीन है और सब लोग देख रहे हैं, तो मुझे आशा है सब लोग पढ़ेंगे। देखिए एक वचन में किस तरह के मध्यम पुरुष में विधि सूचक और आज्ञा सूचक में क्या प्रयोग करते हैं देख लीजिए। हाँ हिंदी पढ़वाइए और उसकी फिर प्राकृत पढ़वाइए। श्योर गुरुजी। सो यस, ध्रुमी जी शाह, आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है। तुम गुरु की सेवा करते हो, तुमम गुरुम सेवसी। ठीक है। ठीक है। सुहास जी, आपको सेकंड सेंटेंस पढ़ना है। तुम सज्जनों की निंदा नहीं करते, तुमम सुयणे न निंदसी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नीता जी पारेख, थर्ड सेंटेंस। नीता जी पारेख। ओके, भावेश शाह। यस, भावेश शाह। हेलो भावेश शाह, आपको थर्ड सेंटेंस। हाँ, तुम सज्जनों की निंदा नहीं करते, तुमम सुयणे न निंदसी। ठीक है। आशिका जी मेहता। तुम कभी भी झगड़ा नहीं करते। नहीं, ऊपर एक रह गया है। तुम परीक्षा के लिए उद्यम करते हो। तुम परीक्षा के लिए उद्यम करते हो। देखो ये सब विधि में आ रहा है। यस सर। तुम परीक्षा के लिए उद्यम करते हो, तुमम परीक्षाए उज्जमसी। देखो कितनी सरलता से वाक्य बना दिए जाते हैं। केवल देखो अब यहाँ पर ये पता चलता है कि हमें विभक्तियों कितने काम आती है। परीक्षाए यानी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो ये कौन सी विभक्ति है, क्या है, इस तरह के हम लोग जो रूप पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट शीतल जी जुदानी, लास्ट वाला सेंटेंस ही क्वेश्चन में। तुम कभी भी झगड़ा नहीं करते, तुमम कयावी न झगड़सी। हाँ जगडसी। झगड़सी। हाँ देखिए ये कयापी का कदापि होता ना, जो उसका कयापी बना है, कदापि का। तुमम कयावी न जगडसी, ठीक है। हाँ अब देखो इसी के बहुवचन देखते हैं मध्यम पुरुष के। ठीक है। हाँ डॉक्टर नितिन जैन, आपको पहला सेंटेंस लेना है बहुवचन का। हाँ तुम डॉक्टर लोग सदा सत्य बोलते हो, तुम्हें सया सच्चम बोलसी। ठीक है। संस्कृत सीखने लगे थे। ठीक है। ठीक है। विपुल जी, विपुल ध्रुवती, आपको सेकंड सेंटेंस। तुम लोग माला के लिए फूल लाते हो, तुम्हें मालाए पुष्पफायम आणे। आणे। हाँ ठीक है। बिल्कुल। हाँ।
शोभा जी वर्धमान, आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोलना है। नमस्ते जी, मैं शोभा बोल रही हूँ। अच्छा एक अच्छा, हाँ प्रश्न है। ये जी। पहला बहुवचन में पहला वाक्य में तुम्हें सया सच्चम बोल लसी लिखा है। बोल लसी एक वचन में नहीं आएगा? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर क्या है, तुम्हें सया सच्चम बोलसी, तो इसमें क्या है कि दोनों, जैसे ऊपर भी आया था एक वचन में बोलसी, उसमें सेवसी आया था, इसमें बोलसी आ गया है। और ये तुम्हें सया सच्चम, ये यहाँ पे भी बहुवचन भी कर सकते थे, पर कभी कभी क्या होता है कि तुम लोग सदा सत्य बोलते हो। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सत्य बोलने में आ गया बल, ज्यादा बल दे दिया सत्य बोलने पर। तो ये कॉन्जुगेशन सच्चम के लिए, तुम्हें के लिए नहीं। हाँ, सच्चम के लिए। ओके, धन्यवाद जी, थैंक यू। आपको नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना है शोभा जी। ओके, राइट। बहुवचन में। तुम लोग मूर्खों के साथ तर्क नहीं करते, तुम्हें मुख्यहिं समम न तख्येह। ये ऊपर का एक वाक्य छूट गया है, तुम लोग माला के लिए फूल लाते हो। ये अभी अभी पढ़ा है वैसे, मगर फिर भी एक बार इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़िए इसको। ओके, तुम लोग माला के लिए फूल लाते हो, तुम्हें मालाए पुफ्फाइम आनेह। आनेह। हाँ, देखिए इसमें क्या है, आपका उच्चारण तो सही है, पर थोड़े सा ऐसा लगना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण हो रहा है, जैसे तुम्हें मालाए पुफ्फाइम आणे, इस तरह से तुम्हें, यानी एक एक शब्द का उच्चारण स्पष्ट पता चलना चाहिए। तुम्हें मालाए पुफ्फाइम आणेह। हाँ ठीक है, अब बहुत अच्छा है। धन्यवाद जी। नेक्स्ट आशीषा परीख, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम लोग आपस में मित्रता पूर्वक रहते हो, तुम्हें परोपरम मित्तत्तणेन णिवसः। ठीक है, तुम्हें परोपरम मित्तत्तणेन, यानी मित्रता के भाव से, मित्रता पूर्वक, ठीक है, नमस्ते है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, सो इस प्रकार हमने मध्यम पुरुष को देखा गुरुजी, एक वचन और बहुवचन। एक प्रश्न आया था कि ये सब लट लकार वाले ही सेंटेंस हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये सब कुछ वर्तमान काल के वर्तमान काल के ही है सब। ठीक है, ठीक है। रेणुका जी, आपको अन्य पुरुष में एक वचन में पहला सेंटेंस लेना है। रेणु जी जैन है जी जी। हाँ, वह शास्त्र सुनता है, सो आगमम सुनदी। हाँ ठीक है, इसमें आगमम की जगह पे आप शास्त्र के लिए सत्थम या सत्थम ही बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। सत्थम। हाँ, सत्थम सत्थम। तो सत्थम सुनदी। हाँ ठीक है। ठीक है, नम्रता जी शाह, आपको नेक्स्ट सेंटेंस लेना है। यह मेरा भाई है, ऐसो ममा भाई अस्थि। बहुत अच्छा। ठीक है, डॉक्टर निधि जैन। निधि जी, एक मिनट। रिया दांतेवाड़िया, आपको नेक्स्ट सेंटेंस लेना है। रिया। यह मेरी मासी है, इमो मज्ज इमा मज्ज मायोसिया अति। अच्छा, एक बात बताइए आप,
अत्थि शब्द का वैसे क्या बनेगा, कैसे अत्थि शब्द कैसे बना है? अत्थि शब्द का मूल क्या है? है। हाँ, है तो बहुत अच्छा है, पर अस्थि है, अस्थि का अत्थि बना है। अत्थि, अच्छा। हाँ, अस्थि, अस्थि का। हाँ, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट भावना जी। हाँ, वह मेरे दादा है। हाँ, अमु मह पिया महो अत्थि। बहुत अच्छा। वैशाली जी दोषी। नहीं, हो गए हैं। अब तो पूरे हो गए हैं। हाँ, हो गए हैं पूरे। मगर इस हाँ, बोलिए गुरुजी। हाँ, ये लिखा है ना, इसमें विशेष बता दिया कि पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए एम अधिक एम और अधिक पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए ए या एत शब्द का प्रयोग होता है, और सामने के दूरवर्ती पदार्थ का या और परोक्ष पदार्थ या हाँ, म्यूट कर देना जिसके पीछे आवाज चल रही है, और मैंने अनम्यूट करने को कहा। हाँ, वस्तुता के लिए ता शब्द, ये कोई विशेष नियम नहीं है, इनमें ज्यादा अभी नहीं उलझना है। ये तो इतना, बस इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो इनमें विधिलिंग और आज्ञार्थक में इस तरह के प्रयोग होते हैं। तो ये आपको कई बार आगे चल करके आएंगे, जब आप लोग सिलेबस को शुरू करेंगे तो ये सब प्रयोग आएंगे आपके लिए। तो हम लोग यहीं पर सीख लेंगे, ताकि हमें जो आगे सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो बहुत सरलता से लगेगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये हमें नया है ही नहीं कुछ। हाँ, अब आगे देख लें। हाँ, देखिए ये आए हैं, ये हमें इसका, ये बार बार इन शब्दों के ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का मतलब होता है ये व्यय, यानी इनमें जो शब्द जिस तरह का है उसी तरह का प्रयोग होता है वाक्यों में, वो बदलते नहीं है। उनमें कोई विभक्ति नहीं लगती, कोई क्रिया मतलब कोई विशेषण नहीं लगता, वो अव्यय रहते। अव्यय माने जो जिसका व्यय नहीं हो रहा है। तो जैसे ये इतने शब्द हैं, इतने हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, और आप लोग उसको ध्यान में रखिए कि ये सब चीजें हमें वाक्यों के साथ साथ में काम आती हैं बीच बीच में। जैसे अपन प्रारंभ से देख लें, उत्तरो यानी उत्तर से। कभी कभी आता है जैसे कोई अलग अलग, हम जैसे कहा कि ये लोग अलग अलग रहते हैं, तो इस तरह से जो आएगा वो पोह या पेहम, उसके लिए अलग शब्द का प्रयोग आ गया। थोड़े के लिए ईसत आता ना, थोड़े के लिए ईसत, तो ईसिम या ईसी। और थोड़े के लिए आता है, कभी कभी लोग ये प्रयोग भी करते हैं, मनक सा दे दीजिए, मनक सा दे दीजिए मतलब थोड़ा सा दे दीजिए, तो उसके लिए मणयम। किंची, किंचित थोड़ा सा होता है ना, किंचित थोड़ा सा, तो उसके लिए किंची। और अवश्य के लिए प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे ये कार्य हमें अवश्य करना है, तो उसके लिए हम लोग ये इसका प्रयोग करेंगे अवसम। और थोड़ा, हाँ अभी यहीं रखिए, अभी 2-3 मिनट लगेंगे इसमें। हाँ, अब देख लीजिए इसी प्रकार से अथवा का प्रयोग करते हैं, हमें आएगा ये अथवा ये, इस तरह का जो प्रयोग करेंगे वाक्यों में, तो आहवा शब्द का प्रयोग करेंगे। बस जैसे अब किसी को कहना, जैसे भोजन कोई परोस रहा है, तो उसके लिए कहते हैं कि अब हमें भोजन नहीं चाहिए, तो अपन कहे बस पर्याप्त है, बस रोकिए, तो उसके लिए अलम शब्द का प्रयोग करेंगे। स्वयं के लिए स्वयं। अतः, अतः आता ना, अतः माने इसलिए, तो अतः को प्राकृत में आओ कह देंगे, इस कारण से या इसलिए। और सात के लिए सह, सध्यम, समम, और सात के लिए समयम भी आता है, समम भी आता है। समया, समीप, मोहा व्यर्थ, मोहा है यानी व्यर्थ है कोई चीज के लिए।
बिना के लिए बिना, और केवल के मात्र यानी केवल के लिए ना, केवल हमें यही वस्तु चाहिए, तो उस वहां पे नवरम या नवर शब्द का प्रयोग करेंगे। और बाद में यानी इसके बाद ये तो नवरी, एकदम अचानक, उसके लिए आता सहसा या सहसत्ती। एव यानी जब हमें किसी बात पर जोर देना हो, यही कार्य ही मैं करूंगा, या मैं यही वस्तु जानता हूं, इस प्रकार का जब ही शब्द का प्रयोग करते तब एव आ गया, जो संस्कृत में भी चलता और हिंदी में भी चलता है। और यदि के लिए जई, निश्चय के लिए नून या नूनम, और ये आता ना जैसे क्योंकि मैंने ऐसा कहा, इस तरह का वाक्य प्रयोग करते तो जऊ, यतः, यतः शब्द का जऊ बन गया। या जिससे अनेक प्रकार के कहना हुआ, जैसे नाना प्रकार के हैं तो उसी को नाना शब्द बोल दिया। और इसी तरह से हाँ, अब आपको आगे चल के जब आप गद्य पढ़ेंगे ज्यादा प्राकृत के, तो उसमें अधिकतर, और आप लोगों ने जो आगम अगर पढ़ते हैं जो वो आता है, तो उसमें भी आता है जब कोई श्रेणक की कथा आ रही या कोई आ रही तो तंजहा बीच बीच में आता है, तंजहा यानी जैसे यथा, यानी उदाहरण के लिए, या जैसे कोई अपन कहते हैं जैसे इस प्रकार की कोई कथानक नया कहना है तो उसके लिए उदाहरणार्थ हो जाता है। खलु भी निश्चय के लिए आता है, निश्चय पूर्वक कोई चीज कहना हो तो खलु शब्द आता है। जम क्योंकि तो आता, संस्कृत में आता है यत, यतः, यत, और उसके लिए इसमें प्राकृत में जम आ जाता है। नहीं के लिए नो, णा या नवी, और इसके पश्चात यानी कोई इसके पश्चात ये हुआ, इसके पश्चात ये हुआ, तो ततः शब्द आता है संस्कृत में। प्राकृत में तौ, ततो, ततो ये प्रयोग हो जाते हैं। तत्पश्चात, इसके बाद ये, इसके पश्चात भी, और तत्पश्चात तीयम, तय, तय शब्द का प्रयोग अतीत के लिए तीयम, परंतु के लिए परम, परस्पर आपस में इसके लिए कहना तो परोपरम। अभी अपन ने वाक्य का प्रयोग भी किया था, परस्पर में रहते इस तरह से। और फिर पुनरवि, फिर जेण जिससे, अतीव बहुत, क्यों उसके लिए किण्णम, और फिर किण्लो भी आता है, किस लिए या क्यों। और कोई एक बार कोई चीज कहना हो कि एक बार हमें ऐसा हुआ, तो सही, सदा हमेशा के लिए सया, पुनः फिर पुनः के लिए। और अब एक बार बार या अनेक बार कोई चीज हो तो असत, असती ये शब्द आता है प्राकृत में, ये संस्कृत में। और इसमें असई या असम या असई बड़ी की मात्रा आ जाएगी। और पुण यानी बार बार, फिर। और इसी प्रकार से मुहु या मुहम भी आता है बार बार के लिए। और एक बार कहना हो तो एक होत्तम, एक बार। सुख पूर्वक के लिए सुहम, दुख पूर्वक के लिए दुहम, स्नेह पूर्वक के लिए लेहेड़। इस तरह के ये क्रिया विशेषण हैं, यानी ये क्रियाओं के साथ में लगते हैं। जैसे मैं बहुत खुश हूँगा, ये कहना, मैं बहुत दौड़ा, मैं एक बार दौड़ा, मैंने एक बार भोजन किया, तो ये कहलाते हैं क्रिया विशेषण। यानी क्रिया के साथ इन शब्दों को प्रयोग किया जाता है, मगर ये जैसे लिखे हैं वही उसी प्रकार का प्रयोग होगा। इनमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना कोई विभक्ति लगेगी। ये सदा बाहर रहते हैं अव्यय के रूप में, ठीक है ना। तो ये हम जब आगे अनुवाद पढ़ेंगे तो इस प्रकार के शब्दों की बराबर जरूरत पड़ेगी। तो हम देखिए, खाली इस कक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहीं तक इसको विराम न दें। आगे इन शब्दों को आप दोहराते रहें, इनको देखते रहें, और आप लोग इसकी अपनी डायरी में इनको नोट कर लें। भले आप इसकी निकाल लें हार्ड कॉपी या कुछ भी कर लें, मगर डायरी में जो नोट करेंगे तो आप जब लिखेंगे तो आपको दूने फायदा ये होगा कि आप लिखने होगा और लिखते समय याद भी हो जाता है।
ये याद रहेंगे, ये अव्यय है और इनको बराबर ध्यान रखना है, क्योंकि अपन अनुवाद बनाएंगे तो क्रिया के साथ में इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये हम भी सोचते हैं कि आप लोगों के लिए किस प्रकार से चले, जिससे कि आप लोग आगे निरंतर प्रत्येक कक्षा में एक एक दो दो कदम आगे बढ़ते रहे अनुवाद की ओर, प्राकृत को समझने के लिए, प्राकृत वाक्य बनाने के लिए, या कोई भी हम प्राकृत का गद्य पढ़ते हैं तो उसको उसका अर्थ समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से हम लोग भी बिल्कुल पूरे, यानी एक कक्षा के बाद समाप्त होती है, दूसरी कक्षा में क्या हमें सबको लाभ मिले, अच्छी तरह से प्राप्त समझ सके, इस प्रकार का मैटर खोज के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आप लोग रहें। मगर आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग थोड़ा सा समय दें, इसके लिए समय दान की जरूरत है। अगर समय देंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत फायदा होगा इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप अपने पास थोड़ा सा 5 मिनट का समय और उसके बाद हम पूछेंगे भी आप लोगों से कुछ चीजें। हाँ, देखिए, इसका केवल हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके साथ ही इसका नीचे हिंदी भी दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि नील भाई पहले हिंदी निकाल लें इसका अनुवाद, तो हिंदी पढ़ लेंगे एक पैराग्राफ, तो प्राकृत फिर हिंदी नहीं बताएगी, फिर लोगों से प्राकृत पूछेंगे, तो उससे प्राकृत पढ़ा करके हिंदी पूछेंगे। तो किसी से एक एक बात पढ़वा लीजिए हिंदी के। हाँ नील भाई, नील भाई। हाँ, सॉरी हाँ। नम्रता जी, आपको पहला पैराग्राफ पढ़ना है। हाँ, एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हाँ। में अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। यस। जिन शासन में 24 तीर्थंकर है, वो फर्स्ट लाइन क्लियरली दिख नहीं रहा है, मैं जूम करता हूँ। हाँ, केवल पहले ही पैराग्राफ को देख लीजिए। हाँ ठीक है। आदि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है, उसके बाद 23 तीर्थंकर उत्पन्न हुए। पीछे तीर्थंकर भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए। सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। अभी प्राकृत में पढ़ेंगे और आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताना पड़ेगा। जम्बू द्वीप भारत क्षेत्र में, भारत देश में, कुंडलपुर नगर में पराक्रमी, धर्म परायण, अति शूर महाराज सिद्धार्थ सब गुणों से पूर्ण प्रियकारिणी त्रिशला पटरानी सहित राज्य करते थे। उस पुण्यवान युगल से वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। ठीक है। सो गुरुजी अभी हाँ आप ट्रांसलेट करने के लिए कहूँ? हाँ बिल्कुल करिए। अब हाँ, एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। बिल्कुल। हाँ। मंगल जी, आपको पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। जिन शासने 24 तीर्थरा अथी, जिन शासन में 24 तीर्थंकर है। देखिए, अब एक थोड़ा सा अंतर, हम थोड़े से बीच में आपको ग्रामर बतलाते जाए। देखिए, जिन शासने, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, इनमें से किसी से पूछिए जिन शासने में कौन सी विभक्ति है, क्योंकि हमें खाली इसका अनुवाद नहीं समझना है। हमने जो रूप पढ़े हैं, शब्दों के रूप, देव शब्द के या दूसरे स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के, सब तरह के रूप पढ़े हैं, तो हमें उनका प्रयोग करना किस तरह से है, तो यहाँ समझेंगे। जिन शासने में पूछिए नील भाई किसी से कि इसमें कौन सी विभक्ति है। रेणु जी बताइए, जिन शासन में कौन सी विभक्ति है? अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति। ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छा एक किसी से पूछिए जिन शासने की जगह और क्या आ सकता था? जिन शासनम्मी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। सो ये सेंटेंस मंगल जी ने ट्रांसलेट किया है गुरुजी। हाँ, अब एक बात इस यहीं पे मैं समझा दूं।
अभी शोभा जी ने यहाँ पे बतलाया था कि हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं बहुवचन का, और उसका जो क्रिया विशेषण है वो रहता है एक वचन में। तो अस्थि शब्द जो है, अस्थि माने एक वचन के रूप में दिखता है, मगर आप लोगों का ध्यान रखिएगा अस्थि शब्द एक वचन भी है और बहुवचन भी है। क्योंकि हम लोग जो जैसे 24 तीर्थंकर हैं ना, तो जैसे जिन शासन में 24 तीर्थंकर हैं, अब हैं तो बहुवचन है, मगर यहाँ पे अस्थि शब्द है, मगर आप आगे बताएंगे और दूसरी कक्षाओं में अस्थि शब्द एक वचन भी है और बहुवचन भी है, ठीक है ना, इस दृष्टि से। ठीक है। हाँ, अब किसी का म्यूट है, अनम्यूट है, तो वो म्यूट कर दे प्लीज। मींस मैं थोड़ा ढूंढ नहीं पा रहा हूँ इतने सारे स्टूडेंट्स में, तो जैसे ही आपका हो जाए आपको म्यूट कर देना है। सुनिए, जिनका वीडियो नहीं दिखता हो उन लोगों से भी पूछिए, पता चल जाएगा कि वो लोग सही में उपस्थित हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। हाँ, शरण्या नायर जी, आपको अनम्यूट करना है, शरण्या नायर जी, और सेकेंड सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन देना है। आदि बंभा सिरी रिसह देवो पढ़मो तिथयरो अथी। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। हाँ गुरुजी। नहीं, ऐसा है, आपने तो आधे वाक्य का हिंदी बताया है, पूरा बोलिए। पूरा आदि बंभा सिरी रिसह देवो। हेलो, हाँ शरण्या। मैं श्योर नहीं हूँ, ब्रह्मदेव हेलो, आप बोलिए। ब्रह्मदेव, उसका अर्थ ब्रह्मदेव है, हम श्योर नहीं है। नहीं है। नहीं, देखिए इसलिए हिंदी मैंने प्रारंभ में पढ़वा लिया कि उससे प्राकृत पढ़ना सरल हो जाता है बताना। देखिए इसका अर्थ है आदि ब्रह्मा श्री ऋषभ देव पढ़मो तिथयरो अति, यानी प्रथम तीर्थंकर हैं, या प्रथम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, प्रथम अथि का अर्थ है ही है। अपन लोग जो महापुरुषों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो है तो कह नहीं सकते। आदि ब्रह्मा श्री ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है। हाँ, आगे पूछिए। दीपचंद जी जैन, आपको नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। दीपचंद जी जैन, अनम्यूट करिए। ओके, यस सर। हाँ, आपको नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। तमनंतरम 23 तिथयरा जादम पच्छा महावीरो भगवदो अंतिम तिथयरो अथी। देखिए अब थोड़ा बता दें, अभी जो अपन लोगों ने अव्यय पढ़े हैं, तो ये यहाँ पर अव्ययों का वो प्रयोग है, तमनंतरम। बोलिए। उसके बाद। हाँ, बहुत अच्छा। 23 तीर्थंकर उत्पन्न हुए। हाँ, बहुत अच्छा, जादम उत्पन्न हुए, बहुत बढ़िया। हाँ, पीछे पश्चात, उसके बाद। हाँ, तीर्थंकर भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, उस पश्चात यानी इसके बाद महावीरो भगवदो, महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। उसके बाद भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हितेश जैन। जम्बू दीवे भरत खित्ते भारह देशे कुंडपुर नयरे परकम्मी धम्म परायणो अधिसूरो महाराया सिद्धत्थ सव्वगुण पुण्णा पियकारिणी तिसला महिषी जुत्तेण रायम कुव्वहिंती। हितेश भाई जैन, बहुत बड़ा सेंटेंस है गुरुजी। हाँ, तो
2-3 लोगों से पूछ लीजिए इसको। हाँ ठीक है। थोड़ा टुकड़े टुकड़े में। यस यस, हितेश भाई जैन आप ट्राई कर सकते हो। जी, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में नहीं पहले प्राकृत पढ़िए, ऐसे नहीं। अच्छा। हाँ। जम्बू दीवे बरह खेते हाँ 12 देशे कुंडलपुर नेरे भारह देशे ऐसे भारह पढ़िए। देशे हाँ कुंडपुर नेरे परकम्मी। नहीं, परक कमी डबल का है वहां पे, परक कमी। हाँ बस यहीं तक अर्थ, नहीं यहीं तक अर्थ बताइए आप। जम्बू द्वीप में हाँ भरत क्षेत्र में हाँ भारत देश में कुंडलपुर नगर में हाँ पराक्रमी। हाँ बस ठीक है। हाँ अब आगे पढ़वा लीजिए। देखो इसमें सप्तमी के कितने प्रयोग हैं। सप्तमी एक वचन के, जम्बू द्वीपे भरह खेते भारह देशे नैरे, इतने प्रयोग हैं सप्तमी एक वचन के। हाँ अब आगे पढ़वा लीजिए। जिनेश शेठ, जिनेश शेठ। हाँ हाँ आपको आगे पढ़ना है और ट्रांसलेट करना है। हाँ धम्मपरायणो धम्मपरायणो अधिसूरो महाराया सिद्धत्त सौवगुणपुण्य पीयकारिणी तिसला महिषी जुत्तेन रायम वो कर्सर एक मिनट। हाँ रायम कुव्वहिन्ति। धम्म परायणो, वे धर्म पराक्रमी थे, धर्म में परायण थे। अधिसूरो महाराया अति शूरवीर महाराज, और सिद्धत्त जो सिद्धार्थ महाराज थे, वो सौव गुण पुण्य, सभी गुणों से पूर्ण, प्रियकारिणी, प्रियमकारिणी जो तिसला माता है। नहीं प्रियकारिणी, बस प्रियकारिणी, तिसला मतलब त्रिशला, महिषी, महिषी का अर्थ महारानी, पटरानी होता है असली। अच्छा, महारानी के साथ में जुत्तेन मतलब युक्तेन, उनके साथ रायम कुव्वहिन्ति, राज्य कुव्वहिन्ति कर रहे थे। नहीं, ये प्रियकारिणी त्रिशला पटरानी के साथ जुत्तीर्ण युक्त उनके साथ रायम कुव्वहिन्ति राज्य करते थे। करते थे। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ अब आगे लास्ट सेंटेंस। ये जो आईफोन जिसका नाम है, आपको अनम्यूट करना है, आपको अनम्यूट करना है। ओके, अरुण शंकर जी आपको अनम्यूट करना है। अरुण शंकर। अच्युत कान जी आपको लास्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सो गुरुजी, हाँ मैं दूसरे किसी को पूछता हूँ, तीनों अनम्यूट नहीं कर पा रहे। एक और किसी से पूछ लीजिए। एक बात डॉक्टर निराली जी संघवी, आपको लास्ट सेंटेंस लेना है। तस्य पूर्णवंत जूयलेन वर्धमान महावीरस्य जन्मं जातम्। एक मिनट फिर से देखिए, एक इस तरह पढ़िए। आपने वैसे अच्छा प्रयास बहुत अच्छा किया, मगर फिर भी देखिए, यानी स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। तस्य पुण्यवंत ज्वेणेल तस्य पुण्यवंत ज्वेलेण बद्धमान महावीरस्य जन्मं जातम्। ठीक है सर। तस्य पूर्णवंत जूयलेन वर्धमान महावीरस्य जन्मं जातम्।
तस्य मतलब उनके, उस उनसे। नहीं उस ले लीजिए सर क्या? उस पुण्यवंत यानी पुण्यवान हाँ पुण्यवान जुगलेण मतलब जुगल से, बहुत युगल सुंदर, से। बहुत अच्छा। वर्धमान मतलब वर्धमान महावीर का हाँ जन्म हुआ। हाँ बहुत अच्छा, जन्मम जातम जन्म हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा आप सब लोगों ने वो बतलाया। अब आगे फिर पढ़ेंगे। अभी किसी को कुछ चीज समझ ना हो, अपने पास 10 मिनट का समय है, तो कोई चीज समझ लें, या आप कोई चीज आगे दोहरा सकते हैं। हाँ, आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज करना है। कुछ कोई भी चीज समझना हो, नहीं तो कुछ हम आप लोगों से पूछ लें। हाँ गुरुजी, किसी ने हाथ रेज नहीं किया तो आप पूछ लीजिए, सबको सब समझ में आ गया है उसका मतलब। ये कोई हाँ हाँ, वैशाली अतिवीर जी पूछिए। हाँ एक मिनट। ये प्रथम पुरुष में हमने पढ़ा था, यह मेरा भाई है, ऐसो मम भाई अथी। और आगे था, यह मेरी मौसी है, इमा मज्ज माउसिया अथी। तो यहाँ मेरा और मेरी के लिए जो आया है ना, मम और मज्ज, तो ये ऐसा ही आएगा या ममो ही आएगा? दोनों आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो ये कोई उसमें नहीं होता। जैसे मेरे के लिए कोई भी है, चाहे कोई स्त्री भी कह सकती है, या कोई भी कह सकता कि ये मेरा, ठीक है ना, उस दृष्टि से ये। हाँ, और कुछ समझना है? ये वैशाली दोषी कुछ बोल वैशाली रही जी है। अनम्यूट करिए, सॉरी मेरा म्यूट था। ओके, प्रणाम गुरुजी। हाँ, विभक्ति यानी क्या? एक्चुअली मैं एब्सेंट थी वो क्लास में, तो विभक्ति कैसे पता चलती है कि विभक्ति कौन सी है, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ऐसा है कि आप अगर आपने अगर पहले की कक्षाएं पढ़ी हो, पहला दूसरा तीसरा, इनको रिवाइज करिए आप, तो उसमें आ जाएगा कि जैसे 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीया कर्ता कर्म करण, इस तरह से अपादान उपादान, इस तरह से संप्रदान। तो इसमें क्या है कि हर एक चिन्ह है। जैसे कर्ता होगा, प्रथमा है, उसमें ने का अर्थ में आएगा, और कर्ता कर्म के लिए को अर्थ में आएगा। जैसे किसको और मैंने, तो उसमें प्रथमा आ जाएगी, फिर को के लिए द्वितीय आएगी। तो इन्हीं को विभक्तियां कहते हैं, ठीक है ना। ये एक वचन, इन्हीं को विभक्तियां कहते हो। एक वचन भी होती है, बहुवचन, इसमें द्विवचन नहीं होते हैं। थोड़ा सा आप पहले की स्लाइड देख लेंगे, हाँ, बड़े ध्यान से उनको देखें कि प्रत्येक विभक्ति का चिन्ह क्या है। ठीक, जैसे अभी आया ना, सप्तमी के एक साथ कितने प्रयोग आए, उसमें होता है मैं पे पर, मैं आए या पे आए पर आए, उसके ऊपर, तो ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इनको ध्यान में रखना पड़ता है, तो उससे हमारी अनुवाद बहुत अच्छा होता है, लेखन होता है। हम हिंदी में भी नहीं कर सकते, हिंदी में भी हम लोग उनको बोल देते हैं उसने, उसको, तो उसके ये हम लोग ने जैसे उसको कह दिया तो द्वितीय प्रयोग विभक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। हम लोग ये जो ने, को, की, उसकी, ये जो प्रयोग करते हैं, ये विभक्तियां हैं। ओके, ठीक है ना। हाँ ठीक, थैंक यू। तो आगे की आप स्लाइड जरूर देख करके और अपनी डायरी बनाइए। आप लोगों ने डायरी बनाई होगी, और नोट बराबर कर रहे होंगे, और उनको रिवाइज भी करते जाइए। आप लोग समझ देखिए ये कितना बड़ा रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। कौन? सुहास जी। देखिए सुहास दोषी जी, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट। हाँ, एस सर्वज्ञ जी आप प्रश्न पूछ सकते हो पहले। हाँ सर, जो विभक्ति और कारक है ना, हाँ,
वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, वो बहुत आगे जा रहा है सर। आप साथ साथ नहीं चल पा रही, लगता है चल नहीं रही है आप। जैसे क्लास में जो पढ़ लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा साथ साथ में चलिए और उनको देखते रहिए। क्या है, जैसे कुछ नहीं है, हम जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हम हिंदी में कोई का प्रयोग करते हैं, मैंने उसको पुस्तक दी, उसको ये द्वितीय आ गया, मैंने उसकी पुस्तक ली, ये षष्ठी आ गया, की आ गया। तो यही है। और कारक क्या है, कारक माने विभक्ति, ये जो करते हैं इस तरह, तो ये कारक हुए, विभक्ति हुई। इनको पढ़ने के लिए इनके चिन्ह समझ लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको ना इनकी परिभाषाएं समझना है ना कुछ समझना है, ठीक है ना। तो केवल आप उनके चिन्ह समझ जाए कि, और उसको कैसे समझेंगे कि हम वाक्यों का हिंदी में प्रयोग करें, या जिस भाषा में आप मराठी या गुजराती प्रयोग जो बोलते हैं उसमें हम लोग विभक्तियों के बिना बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लीजिए कि मैं मेरे पुस्तक टेबल पर है, ठीक है ना, तो इसमें सप्तमी विभक्ति आएगी, उसके ऊपर है ना, तो ये विभक्ति आएगी। अब पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति आएगी, क्योंकि कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, ठीक है ना। ये जब तक हम इनको इन्हीं को समझ लें तो फिर ना विभक्ति की आपको परिभाषा की जरूरत है, ना कारक की, ना किसी चीज की नहीं, केवल आप समझ लें। अभी फोर्थ संपादन है, संपादन क्या संपादन के लिए आता है ना, चौथी विभक्ति। हाँ, चौथी विभक्ति के लिए आता है संपादन। अब कृदंत देखने जाएंगे, हेत्वर्तक कृदंत आता है ना, उसमें भी तो के लिए आता है ना सर, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं वो ऐसा है, अभी प्रारंभ है, कोई चिंता की बात नहीं। आपको सब जितने कंफ्यूजन सब जैसे जैसे मैं, इसलिए तो हम ये जो अपन लोग जैसे अनुवाद पढ़े आपने अभी, विधि लिंग और इसके आज्ञार्थक के वाक्यों का प्रयोग किया, तो अपने इन वाक्यों में पहचानते जाएं कि देखो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। हम कोई भी भाषा पढ़ें, हम अंग्रेजी पढ़ें, मराठी पढ़ें, चकुरी पढ़ें, जब प्रारंभ में पढ़ते हैं तो हमें उसकी बेसिक चीजों को जानकारी जरूरी रहती है। उसके बिना हम कोई किसी भी भाषा को न समझ सकते हैं और न उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल अपन जो देखे, इसीलिए इस यहाँ पर स्लाइड दिखलाई जाती हैं कि आप लोग पुरानी स्लाइड को देखते रहें और उनको समझते रहें कि हमें इस तरह का प्रयोग में ये आता है। फिर किसी प्रकार का फिर आपको कोई शंका हो तब पूछिए आप, ठीक है सर। मगर केवल आप लोगों को थोड़ा सा समय देना होगा, समय देंगे तो निश्चित रूप से हम साथ साथ चलेंगे, ठीक है। ठीक है गुरुजी, और एक प्रश्न नम्रता जी का। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मेरा भी ये विभक्ति को लेकर ही प्रश्न था। ये वो कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी विभक्ति है, पंचमी, छठी, सप्तमी, या फिर एक बार स्लाइड दिखाया था उसी को देख के वैसे का वैसे याद करना है? हाँ बिल्कुल, उसी को, उन्हीं चिन्हों को याद करना है। उन चिन्हों को याद कर लेंगे, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू में रहता है कि ये इसमें होगा कि इसमें होगा, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हम वाक्यों को प्रयोग करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने इतने वाक्य देखे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के, तो किस तरह के क्या प्रयोग किए हैं, तो धीरे धीरे अपने जो मन में कंफ्यूजन है वो सब दूर होते जाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी, हाँ बोली अंग्रेजी में ऐसे विभक्ति होती है, लेकिन वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 7 तक ऐसे, तो वो समझ में नहीं आता। नहीं ऐसा है, देखिए हर भाषा की अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है ना। हाँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें स्वर और व्यंजन है, तो संस्कृत से कम व्यंजन इसमें है, स्वर भी कम है प्राकृत में। अब देखिए, मगर काम सबसे चलता है, जैसे अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में केवल 26 शब्दों से पूरे हर चीज का काम। अब एक बात बताइए, जैसे हम लाणम कहें, लाणम, तो हम उसको ना से ही एन से ही काम चलाएंगे ना। हाँ। उसमें ना शब्द तो नहीं है,
नहीं हाँ, पढ़ना ढा भी नहीं है। नहीं डी, अब डी का कितना प्रयोग करेंगे? तो क्या है कि कई शब्द, मगर काम तो हर भाषा से चल रहा है, सारी दुनिया मतलब उसी से चल रही है। तो क्या है कि हम जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और वाक्यों में देखेंगे, इसलिए जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्यों में ये ध्यान रखें कि कौन सी विभक्ति से, जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि 1 7 4 5 बार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ वहां पर, ठीक है ना। तो ये एक जो विभक्ति जिस तरह से चलती है उसको ध्यान में रखिए आप, और पहले के पाठ को जरूर देखते रहिए। आप नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन बना रहेगा और फिर ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कठिन है, जबकि कठिन कुछ नहीं है। ठीक है गुरुजी। सबसे मैं आपको बताऊं कि ये आप इस भाषा को पढ़ रहे हैं, बड़े उत्साह से पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये सबसे सरल भाषा है। इतनी स्थिति आ जाएगी आप लोगों की, और है भी। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि पहले तो ये लगता कि अरे ये तो कहाँ की, ये तो आगमों की भाषा है और आगम हम समझते नहीं है। अब आप लोग थोड़ा 2-3 महीने पढ़ लीजिए, फिर देख लीजिए आगम भी, आपको ऐसा लगेगा कि अब हम हिंदी देखना कठिन लग रहा है, आगम से सीधे पढ़ रहे हैं, प्राकृत से सीधे। तो ये इतनी अच्छी भाषा है, अपनी इतनी प्राचीन भाषा है। और जैसे हमने पहले दिन ही बतलाया था, पहले तो अपनी जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसमें ही बतलाया था कि इसी भाषा से सारी भाषाएं निकली। मगर क्या है कि हम लोग कहते नहीं है, बताते नहीं है लोग उसको। लोग अभी जैसे मराठी भाषा है तो वो महाराष्ट्री प्राकृत से ही निकली है भाषा, उसी से मराठी भाषा बनी। कुछ भाषा वैज्ञानिक लोग अब स्वीकार भी करने लगे, कहने भी लगे, पर हम लोगों को पता ही नहीं कि ये देखो गुजराती है, वो सब ये भी प्राकृत से निकली है, मारवाड़ी है, वो भी प्राकृत के हैं। आप देख लीजिए कितने शब्द मिल रहे हैं इसमें प्राकृत। ठीक है ना, धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न लेंगे। आशीषा जी परीक, आप अंतिम प्रश्न पूछ सकती है, फिर आज की कक्षा को विराम देंगे। हाँ, हम लोग उसको जानते हैं, हमें तम जानी कह सकते हैं या हमें तम जानी मो कह सकते हैं? देखिए, जानते हैं तो उसमें आपने किस तरह बोला है? हमें तम जानी मो आना चाहिए ना। हम लोग है तो प्लूरल है, बहुवचन है तो और उसमें क्या, और इसमें क्या प्रयोग है बताइए? जानी मो भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ये देखिए, प्राकृत में विकल्प बहुत होते हैं। अभी मैं तो इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया एक एक विभक्ति में 5-5 6-6 रूप बनते, 6-6 प्रकार के बनते हैं। वो तो कंफ्यूज न हो जाए और कठिन आपको लगने लगे, इस दृष्टि से आप लग सकता है, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। सो गुरुजी, थैंक यू सो मच फ्रॉम एवरीवन, और बहुत बहुत प्रणाम। आज की कक्षा को हम विराम देंगे और अगले हफ्ते नहीं, यही हफ्ते शनिवार को वापस मिलेंगे। तो इसी के साथ प्रार्थना करते हैं जगत। एक मिनट, ये जरूर आप कह दें और सबसे कि एक डायरी में नोट करें और उनको थोड़ा सा समय जरूर दें आप इसको समझने के लिए, तभी ठीक रहेगा। और आप लोग मतलब सबके साथ चल सकेंगे। बिल्कुल, गुरुजी का कहना ये है कि हमको बहुत सारे बेसिक प्रश्न आते जाते हैं, पर अगर हम लोग पिछली कक्षाओं को रिवाइज करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे और सबके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आप थोड़ा समय दीजिए इसके रिवीजन के लिए और आपकी नोटबुक के अंदर नोट करते रहिए। तो एक सेकंड, एलोन गोवन जी, हाँ, आपका नाम बहुत कठिन है, हम 2-3 दिन से याद कर रहे हैं कि कैसे बोलेंगे। बोलिए बोलिए गुरुजी। हाँ, आप मंगलाचरण सुनाइए, दूसरा पंचाशती काय का। इंदवद संधियानम। नहीं, आप दूसरे को कब बिगाड़ देंगे जिनको सही याद है। कौन सा? जैसे नहीं, हाँ, इंद सद बंदियाड़म बोलिए। इंदवद संधि, नहीं, इंद सद बंदियाड़म। इंद सद बंदियानम
तिहुवन हिद मधुर विशदवक्खानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम। बहुत अच्छा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, थोड़ा और पक्का कर लीजिए। हाँ ओके। हाँ, जय कुमार जी आपसे भी सुनेंगे, याद हो गया? हाँ, बोलिए। जेके जैन जी तो बोले थे एक बार शायद, बोलिए बोलिए जेके जी। इंद्र सदवंदियाणम मधुर विशद वक्कियाणम तिहुवण हिद मधुर विशद वक्कियाणम वक्काणम हाँ, अंतादीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। हाँ ठीक है, और पक्का याद करिएगा सभी, ठीक है ना? सभी लोग कर लेंगे याद। इसी के साथ हम लोग आज की कक्षा को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन के नई। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। नमो जिनाणम।